पिछले जमाने में सासान देश में एक राजा राज करता था, जिसके 4 बेटे थे। लेकिन ईश्वर की माया थी कि ये चारों बेटे हर तरह से एक जैसे थे। उन सबकी न सिर्फ शक्लें एक दूसरे से मिलती थी, बल्कि उनके कद और शरीर की बनावट भी एक जैसी थी। उनकी आवाज, उनके बोलने का ढंग, यहां तक कि उनकी चाल भी एक जैसी थी। बचपन से ही सब एक जैसे कपड़े पहनने के आदी थे, इसलिए देखने वाला उनमें से किसी को अलग पहचान नहीं पाता था। फिर बड़े होकर उन चारों ने दाढ़ियां रख ली, और दाढ़ियां भी एक जैसी थी, इसलिए उससे उन्हें अलग नहीं पहचाना जा सकता था। सबसे छोटे राजकुमार का नाम अर्कली था। राजकुमार अर्कली बड़े तीनों भाइयों से स्वभाव के मामले में अलग था। उससे बड़े तीनों राजकुमार गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन राजकुमार अर्कली चंचल स्वभाव का था। वो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था, और यही हंसना मुस्कुराना ही उसकी पहचान बन गया था। इसलिए सासान देश के लोग उसे राजकुमार अर्कली के बजाय खुशमिजाज राजकुमार कहा करते थे। राजकुमार अर्कली एक दिन जंगल में शिकार खेल रहा था कि पीले रंग के चीते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। राजकुमार अर्कली बहुत बहादुर था, इसलिए इस डरावने पीले चीते के सामने डट गया, और फिर देखते ही देखते उसने उस डरावने चीते को मार डाला। लेकिन जैसे ही चीता मरा, उसके शरीर से निकलने वाले खून की बूंदें राजकुमार अर्कली के हाथ और चेहरे पर पड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसके शरीर में इस कदर गर्मी पैदा हो गई कि वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। उसी पल राजकुमार के साथी वहां पहुंच गए, और वो राजकुमार को उठाकर तंबू में ले आए। राजकुमार होश में था, इसलिए उसने कहा कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई है, उसे ठंडे पानी से नहलाया जाए। चुनांचे राजकुमार के साथियों ने उसे झरने के ठंडे पानी से नहलाया, और राजकुमार ने ठंडा पानी पिया तो उसकी हालत कुछ ठीक हो गई। फिर जब राजकुमार ने बताया कि ये सब कुछ पीले चीते के खून की वजह से हुआ है, तो राजकुमार के साथी उसे लेकर वापस शाही महल में आ गए ताकि उसका इलाज हो सके। जंगल से शाही महल तक वापसी के दौरान एक बार फिर राजकुमार अर्कली की गर्मी की तेजी से बुरी हालत हो गई। उसके साथी रास्ते में उस पर ठंडा पानी डालते रहे, जिससे थोड़ी देर के लिए राजकुमार अर्कली को आराम मिल जाता था। लेकिन जैसे ही पानी की ठंडक खत्म होती, वो एक बार फिर तड़पना शुरू कर देता था। शाही महल में पहुंचते ही जब राजा और राजकुमार अर्कली के तीनों भाइयों को उसकी हालत का पता चला तो सब परेशान हो गए। राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन राजवैद्य कोशिश के बावजूद राजकुमार की बीमारी को न पहचान सका। आखिरकार प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा ने शाही ज्योतिषी को बुला लिया। शाही ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि चीता एक बहुत बड़े जादूगर रामा का था, और उस पर बहुत ताकतवर जादू किया गया था। इसलिए उसके खून की बूंदें पड़ने से वही जादू राजकुमार अर्कली पर हो गया है, और अब राजकुमार उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक रामा जादूगर उस जादू को खत्म न कर दे। लेकिन शाही ज्योतिषी ये न बता सका कि रामा जादूगर कहाँ रहता है। अब तो राजा और राजकुमार के भाई सब बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने अलग कमरे में बैठकर सलाह मशविरा किया, और आखिर ये तय हुआ कि इस मामले में पहाड़ों में रहने वाले नेक बाबा से सलाह ली जाए। चुनांचे सबसे बड़ा राजकुमार, जिसका नाम माकाश था, घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया, जहां नेक बाबा एक गुफा में रहते थे। राजकुमार माकाश ने गुफा में जाकर नेक बाबा को प्रणाम किया। आओ राजकुमार, कैसे आना हुआ? नेक बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम माकाश हो। राजकुमार ने उन्हें राजकुमार अर्कली के बारे में सब कुछ बता दिया। नेक बाबा ने आंखें बंद कर ली और हाथ में मौजूद माला के दानों को तेजी से गिनना शुरू कर दिया। काफी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। राजकुमार अर्कली की जान बहुत खतरे में है। राजकुमार, वो किसी भी पल मर सकता है, और वो रामा जादूगर बहुत क्रूर और निर्दयी जादूगर है। उसके जादू का कोई काट नहीं है।
हर साल बरसात के महीने में रामा जादूगर एक सुंदर राजकुमारी को जिंदा आग में जलाकर बलि चढ़ाता है। उसे किसी तरह बलि देने से रोक दिया जाए तो फिर वो मजबूर हो जाएगा कि राजकुमार अर्कली पर से जादू खत्म कर दे, और ये काम खुद राजकुमार अर्कली को करना होगा। नेक बाबा ने कहा, लेकिन नेक बाबा, राजकुमार अर्कली की हालत तो बहुत खराब है, वो कैसे ये काम करेगा? हम उसके हमशक्ल हैं, क्या हम ये काम नहीं कर सकते? राजकुमार माकाश ने कहा, नहीं, सिर्फ वही ये काम कर सकता है जिस पर रामा जादूगर का जादू हो चुका हो। जहां तक राजकुमार अर्कली का संबंध है, तो अगले महीने की 10वीं तारीख तक उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो राजकुमारी की बलि को न रोक सका तो फिर वो तुरंत मर जाएगा। नेक बाबा ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इस जादूगर को कैसे रोका जा सकता है? और वैसे भी ये बहुत बड़ा अन्याय है कि किसी जिंदा इंसान को इस तरह आग में जलाया जाए। राजकुमार माकाश ने कहा, हां, वाकई। सुनो, मैं तुम्हें अपनी माला देता हूं। ये माला ले जाकर तुम राजकुमार अर्कली को दे दो। जब तक ये माला उसके पास रहेगी, वो बीमार नहीं होगा और स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये माला भी अगले महीने बरसात की 10वीं तारीख तक ही काम दे सकेगी। अगर राजकुमारी की बलि हो गई तो फिर राजकुमार अर्कली भी मर जाएगा, और अगर उसने रामा जादूगर को बलि से रोक दिया और रामा जादूगर ने उस पर अपना जादू खत्म कर दिया, तो फिर राजकुमार अर्कली की जिंदगी बच जाएगी, वरना नहीं। और ये भी राजकुमार अर्कली को बता दो कि आंखें बंद करके माला को आदेश देगा तो माला पलक झपकते ही उसे रामा जादूगर के पास पहुंचा देगी। बस मैं यही मदद कर सकता हूं। नेक बाबा ने कहा, और उठकर घर के कोने में रखे हुए संदूक में से उन्होंने काले दानों वाली एक माला निकालकर राजकुमार माकाश को दे दी। राजकुमार माकाश ने माला लेकर नेक बाबा का शुक्रिया अदा किया और फिर उनसे आज्ञा लेकर वो वापस शाही महल में आ गया। राजकुमार अर्कली की हालत बहुत खराब थी। उसे बर्फ के पानी के टब में लिटाया गया था, लेकिन पल पल उसकी हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही राजकुमार माकाश ने माला राजकुमार अर्कली के हाथ में दी तो राजकुमार अर्कली ठीक हो गया और फिर वो पानी के टब से बाहर आ गया। उसने कपड़े बदले और माला गले में डाल ली। फिर राजकुमार माकाश ने राजकुमार अर्कली और राजा के साथ साथ सब भाइयों को नेक बाबा की बातें बताई तो सब बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह उस रामा जादूगर को बलि से रोका जा सकता है। आप लोग चिंता मत करें। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी इस बीमारी की वजह से उस रामा जादूगर के बारे में जानकारी मिल गई, वरना वो तो हर साल इस तरह निर्दोष राजकुमारियों की बलि चढ़ाता रहता। मैं उसका ये भयानक जुल्म खत्म कराऊंगा, और अगर वो रामा जादूगर न माना तो मैं उसे मार डालूंगा। राजकुमार अर्कली ने कहा, लेकिन कैसे? तुम्हें जादू तो नहीं आता, फिर तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? राजा ने कहा, मेरे एक दोस्त का साथी बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन वो नेक जादूगर है, मैं उसकी मदद लूंगा। राजकुमार अर्कली ने कहा तो राजा ने राजकुमार के दोस्त को शाही महल में बुलवा लिया। राजकुमार का दोस्त एक व्यापारी का बेटा था और उसका नाम आमिर था। व्यापारी के बेटे आमिर को जब अपने दोस्त राजकुमार अर्कली के बारे में पता चला तो वो भी बहुत परेशान हुआ। उसने तुरंत अपने दोस्त जादूगर को बुलाया और फिर वो दोनों ही शाही महल में पहुंच गए। महाराज, आप बेफिक्र रहें, मैं राजकुमार अर्कली की मदद करूंगा और मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर उस रामा जादूगर का अंत कर देंगे। उस नेक जादूगर ने कहा तो राजा खुश हो गया। मुझे बताओ नेक जादूगर, कि उस निर्दयी और जालिम रामा जादूगर का खात्मा कैसे हो सकता है? राजकुमार अर्कली ने नेक जादूगर से पूछा। राजकुमार अर्कली, मुझे जो कुछ पता है उसके अनुसार इस बार रामा जादूगर ने चीन की राजकुमारी चांद चेहरा को बलि देने के लिए चुना है और उसने अपने जादू से राजकुमारी चांद चेहरा को उसके महल से उठवा लिया है और अपने महल में कैद कर लिया है। उस राजकुमारी की एक सहेली है जिसका नाम गुलनार है। उस गुलनार के पास एक काले रंग का हीरा है। ये हीरा जिसके पास होगा
उस पर किसी जादू का कोई असर नहीं होगा। अगर ये हीरा बलि के समय राजकुमारी चांद चेहरा के कपड़ों में डाल दिया जाए तो रामा जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और वह राजकुमारी की बलि न दे सकेगा। इस तरह उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो आगे से ये काम न करे और राजकुमार अर्कली पर से अपना जादू खत्म कर दे। बस यही एक तरीका है और तो कोई तरीका नहीं है। नेक जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं चीन देश जाकर राजकुमारी चांद चेहरा की सहेली गुलनार से मिलता हूं और उससे काला हीरा प्राप्त करके उस रामा जादूगर के महल में जाऊंगा और फिर उसे मजबूर कर दूंगा। राजकुमार अर्कली ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। व्यापारी के बेटे आमिर ने कहा। पहले तो राजकुमार अर्कली ने उसे मना किया, लेकिन उसकी बहुत जिद पर आखिरकार राजकुमार अर्कली उसे साथ लेकर जाने पर मान गया। फिर दूसरे दिन वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर चीन देश की तरफ रवाना हो गए। 7 दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वो दोनों चीन पहुंच गए। यहां पूरा देश दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि उनकी राजकुमारी अचानक गायब हो गई थी और किसी को इसका पता नहीं था कि राजकुमारी चांद चेहरा कहाँ गई है। यहां तक कि शाही ज्योतिषी भी उसका पता नहीं लगा सके थे। राजकुमार अर्कली और आमिर दोनों शाही महल पहुंचे और उन्होंने तुरंत महाराज से मिलने की विनती की तो उन्हें महाराज के खास कमरे में ले जाया गया। महाराज, हम आपको बताते हैं कि राजकुमारी चांद चेहरा कहाँ है। राजकुमार अर्कली ने अपना परिचय देने के बाद कहा, तुम्हें कैसे पता है? राजा ने हैरान होकर पूछा। तो राजकुमार ने अपने साथ होने वाले सारे हालात महाराज को सुना दिए। ओह, तो ये बात है, फिर तो उस रामा जादूगर का अंत बहुत जरूरी है, राजा ने गुस्से में कहा और उसके साथ ही उन्होंने जोर से ताली बजाई तो एक सेवक हाजिर हो गया। जाओ और बूढ़े गुरुजी को ले आओ, महाराज ने कहा। तो सेवक प्रणाम करके वापस चला गया। ये बूढ़ा मेरा गुरु है। ये किसी जमाने में बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन फिर उसने जादू से तौबा कर ली। हमें उम्मीद है कि वो राजकुमारी को बचाने के लिए कोई अच्छी सलाह देगा। महाराज ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं राजकुमारी को उस रामा जादूगर के चंगुल से निकाल लाऊंगा। आप उसकी सहेली गुलनार से मुझे वो काला हीरा दिलवा दें। राजकुमार ने कहा तो महाराज ने एक बार फिर ताली बजाई और एक और सेवक हाजिर हो गया। राजकुमारी की सहेली गुलनार को बुलाया जाए। महाराज ने कहा तो सेवक वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लड़की अंदर आई और महाराज के सामने झुक गई। गुलनार, तुम्हारी सहेली राजकुमारी चांद चेहरा को एक जादूगर ने पकड़ लिया है और उसे उस जादूगर से बचाने के लिए उस काले हीरे की जरूरत है जो तुम्हारे पास है। वो हीरा तुम हमें दे दो, महाराज ने कहा। बड़ी खुशी से महाराज, उस लड़की गुलनार ने जवाब दिया और उसने जेब से एक डिबिया निकाली जिसमें काले रंग का हीरा मौजूद था। गुलनार ने वो डिबिया महाराज को दे दी। महाराज ने हीरा डिबिया समेत राजकुमार अर्कली को दे दिया और गुलनार को वापस जाने की आज्ञा दे दी। गुलनार प्रणाम करके वापस चली गई। उसी पल दरवाजा खुला और एक बहुत बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ अंदर आया। ये महाराज के गुरु थे। महाराज उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए तो राजकुमार अर्कली और आमिर भी उठकर खड़े हो गए। महाराज ने अपने गुरु को अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठा लिया। आदरणीय गुरुदेव, हमारी राजकुमारी का पता चल गया है। उसे किसी जादूगर ने बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा है, महाराज ने गुरु से कहा तो गुरु अचानक चौंक पड़े। कैसे पता चला, महाराज? गुरु ने कहा तो राजकुमार अर्कली ने उसे चीते के मारे जाने से लेकर यहां तक पहुंचने तक के सारे हालात बता दिए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो तो बहुत ताकतवर और जालिम जादूगर है। वो तो राजकुमार अर्कली को अपने महल के पास पहुंचते ही मार डालेगा। गुरु ने परेशान होते हुए कहा, फिर आप मार्गदर्शन करें कि राजकुमारी को कैसे बचाया जा सकता है। महाराज ने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पता करना होगा। क्या मुझे आज्ञा है कि मैं अलग कमरे में बैठकर पता लगाऊं? गुरु ने कहा तो महाराज ने न सिर्फ उन्हें आज्ञा दे दी, बल्कि वो खुद उन्हें अलग कमरे में ले जाकर छोड़ाए।
फिर लगभग एक घड़ी के बाद बूढ़े गुरु वापस आए तो एक बार फिर महाराज, राजकुमार अर्कली और आमिर उठकर खड़े हो गए, और जब वो महाराज के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए तो बाकी सब भी बैठ गए। क्या पता चला, आदरणीय गुरुदेव? महाराज ने बेचैन होकर पूछा। राजकुमार अर्कली ये काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए राजकुमार अर्कली को 4 कठिन पड़ाव पार करने होंगे। गुरु ने कहा। कौन से पड़ाव, आदरणीय गुरुदेव? राजकुमार ने पूछा। पहला पड़ाव सुनहरा पानी प्राप्त करने का है। इस दुनिया में एक द्वीप है जो अनजान है। उसके बारे में सिवाय एक आदमी के और कोई नहीं जानता। उस द्वीप को इसलिए अनजान कहा जाता है कि ये द्वीप समुद्र के अंदर कहीं मौजूद है। उस द्वीप के बीच में एक झरना है जो साल में सिर्फ एक बार बहता है। उसके पानी को सुनहरा पानी इसलिए कहा जाता है कि ये पानी बिल्कुल सोने के रंग का होता है। उस पानी का एक घूंट राजकुमार को पीना होगा। उस पानी के पीने से राजकुमार के शरीर में ऐसी ताकत आ जाएगी कि वो दूसरा पड़ाव पार कर सकेगा। और दूसरा पड़ाव, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी पर मौजूद सुर्ख लाल रंग की एक छोटी सी मछली को पकड़ना है। ये मछली बर्फ के अंदर होती है और उसे ढूंढना और पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चोटी पर इस कदर ठंड होती है कि वहां सामान्य हाल में इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जिसने सुनहरा पानी पिया हुआ हो वो वहां जिंदा रह सकता है और मछली को पकड़ सकता है। जब ये मछली पकड़ ली जाए तो उसे वही भून कर खा लेना चाहिए। उस मछली को खाने से इंसान के शरीर में उड़ने की शक्ति आ जाती है और फिर वो आदमी उड़ता हुआ तीसरे पड़ाव के लिए संकट के बाग में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि संकट के बाग में पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये बाग बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए सिर्फ उड़कर ही वहां पहुंचा जा सकता है। उसे संकट का बाग इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर जाने वाला तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हो जाता है। लेकिन जिसने लाल मछली खाई हुई हो उस पर इस बाग की मुसीबतें असर नहीं करती। उस बाग में एक फूल है जिसका रंग पीला है। ये फूल तोड़ लिया जाए और उसकी पत्तियां खा ली जाएं तो इंसान का शरीर हर तरह के जादू से सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद चौथा और आखिरी पड़ाव है। ये पड़ाव आग का है। जब ये फूल खा लिया जाए तो पहाड़ में से एक रास्ता नजर आने लगता है। उस रास्ते से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचा जाए तो वहां हर तरफ आग ही आग नजर आएगी, बहुत भयानक आग। उसके अंदर एक बौना रहता है जिसे आग का बौना कहा जाता है। उस बौने से जाकर प्रार्थना की जाए कि वो रामा जादूगर के खिलाफ काम करने में मदद करे। ये बौना अपनी कोई शर्त बताएगा। अगर वो शर्त पूरी कर दी जाए तो ये बौना एक हीरा देगा जिसे राजकुमार अपने माथे पर बांध ले। तो राजकुमार के मन में रामा जादूगर के सबसे बड़े जादू की काट आ जाएगी, और फिर जब उस काट को पूरा किया जाएगा तो रामा जादूगर मर जाएगा और राजकुमारी चांद चेहरा बच जाएगी, वरना नहीं। गुरु ने विस्तार से बताते हुए कहा तो महाराज के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि ये बहुत कठिन पड़ाव थे। ये भी बता दूं कि इन चारों पड़ावों में से किसी एक पड़ाव में भी असफलता हुई तो राजकुमार खुद ही मर जाएगा। गुरु ने जवाब दिया, मैं ये पड़ाव पार करूंगा। मैं उस जालिम और निर्दयी जादूगर का अंत करूंगा। राजकुमार ने तुरंत ही कहा, राजकुमार, अगर तुम राजकुमारी चांद चेहरा को इस जादूगर के चंगुल से बचा लो तो हम चीन का सिंहासन तुम्हारे हवाले कर देंगे। महाराज ने कहा, मुझे सिंहासन की जरूरत नहीं है महाराज। मैं मानवता के लिए उस रामा जादूगर का अंत करूंगा। मैं जालिम के खिलाफ लड़ूंगा। राजकुमार अर्कली ने जवाब दिया, बहुत खूब राजकुमार, तुम वाकई बड़े दिल वाले इंसान हो। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि जो बिना किसी लालच के जालिम के खिलाफ उसका जुल्म खत्म करने के लिए लड़ता है, अल्लाह ताला हमेशा उसकी मदद करते हैं, और जिसकी मदद अल्लाह ताला करे वो हमेशा सफल रहता है। गुरुदेव ने कहा, राजकुमार जी, मैं भी आपका साथ दूंगा। आमिर ने कहा, नहीं, ये काम अकेले राजकुमार का है, तुम साथ नहीं जा सकते। गुरुदेव ने जवाब दिया तो आमिर चुप हो गया।
आप मुझे उस आदमी का बता दें जिसे अनजान द्वीप के बारे में पता है, ताकि मैं अपने काम की शुरुआत करूं। राजकुमार ने गुरु से कहा, ईरान देश की सीमा पर एक सराय है जिसे गोरचानी सराय कहा जाता है। उस सराय की मालकिन एक औरत है जिसका नाम रानी है। उस औरत के पास एक कागज है जिस पर उस अनजान द्वीप के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है, लेकिन ये औरत बहुत कंजूस है, इसलिए उसे बड़ी मेहनत के बाद इस बात पर मनाना होगा कि वह तुम्हें कागज दे दे। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास नेक बाबा की माला है, तुम उसे आदेश देना, वो तुम्हें पलक झपकते ही उस अनजान द्वीप पर पहुंचा देगी। गुरु ने कहा और राजकुमार ने उनका धन्यवाद किया और फिर महाराज से आज्ञा लेकर वो और आमिर महल से बाहर आ गए। अब उनकी मंजिल ईरान देश था। फिर 7 दिन की यात्रा के बाद वो ईरान की उत्तरी सीमा पर स्थित गोरचानी सराय पहुंच गए। ये बहुत बड़ी लेकिन पुरानी सराय थी। राजकुमार और आमिर दोनों इस सराय में ठहर गए और उन्होंने एक कर्मचारी से सराय की मालकिन के बारे में पूछा। सराय की मालकिन रानी किसी से नहीं मिलती। कर्मचारी ने जवाब देते हुए कहा, क्यों? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। वो बहुत बीमार रहती है, इसलिए वो किसी से नहीं मिलती। बड़े बड़े वैद्य उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सके, इसलिए अब उसने इलाज कराना ही बंद कर दिया है। कर्मचारी ने कहा, उसे क्या बीमारी है? राजकुमार ने पूछा। उसकी नाक से लगातार पानी बहता रहता है। पानी एक पल के लिए भी नहीं रुकता। एक ज्योतिषी ने मालकिन को बताया कि उस पानी को अगर जल्द से जल्द बंद न किया गया तो मालकिन मर जाएगी, और उसने बताया कि इस पानी को सिर्फ इस सूरत में ही बंद किया जा सकता है कि उसे काले बिच्छू का जहर सुजाकू पत्ते के रस में मिलाकर दिया जाए। लेकिन वो ज्योतिषी ये नहीं बता सका कि सुजाकू पत्ता क्या होता है और कहाँ मिलता है। बड़े बड़े वैद्यों को भी उस पत्ते के बारे में पता नहीं है, इसलिए मालकिन अपनी मौत का इंतजार कर रही है। कर्मचारी ने जवाब देते हुए कहा, जब ज्योतिषी को भी पता नहीं तो उसने ये नाम कैसे ले दिया? हो सकता है इस नाम का कोई पौधा या पेड़ हो ही ना। राजकुमार ने कहा, हो सकता है, लेकिन अब क्या किया जाए? मालकिन की बीमारी को आराम ही नहीं आ रहा। कर्मचारी ने कहा और आगे बढ़ गया, एक काम हो सकता है राजकुमार। आमिर ने कर्मचारी के जाने के बाद राजकुमार अर्कली से कहा, क्या काम? राजकुमार ने चौंक कर पूछा। सुजाकू के बारे में मुझे पता है, आमिर ने कहा तो राजकुमार अचानक उछल पड़ा। तुम्हें पता है? कैसे? राजकुमार ने हैरान होकर कहा, यह दवा दरअसल एक बार मिस्र देश में मेरे सामने बनाई गई थी। वहां एक बहुत बड़ा वैद्य रहता है जो मेरे पिता का बहुत गहरा दोस्त है। हम दोनों जब भी मिस्र व्यापार के लिए जाते थे तो हम उसी वैद्य के पास ही ठहरते थे। एक बार एक आदमी को उस वैद्य के पास लाया गया। उसकी नाक से भी लगातार पानी बह रहा था। फिर वैद्य जी ने अपने कर्मचारी से कहकर एक काले रंग का बिच्छू मंगवाया और एक पौधा। फिर मेरे सामने वैद्य जी ने उस बिच्छू का डंक अलग किया। उसके बाद उस पौधे के पत्तों से रस निकाला और फिर डंक उसमें डाल दिया। पहले उसका रंग हरा था, लेकिन जैसे ही उसमें डंक डाला गया तो उसका रंग काला हो गया। फिर उस वैद्य ने उस रस को आदमी के मुंह में डाल दिया और वो आदमी ठीक हो गया। मैंने वैद्य जी से उस अनोखे इलाज के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि ये इस पौधे के रस की विशेषता है। फिर मेरे ज्यादा पूछने पर उसने बताया कि इस पौधे को हमारे देश में नागिन पौधा कहा जाता है, जबकि परियों के देश में उसका नाम सुजाकू है। आमिर ने विस्तार से बताते हुए कहा, ओह, इसीलिए किसी को भी इस पौधे के बारे में जानकारी नहीं है। क्या वो नागिन पौधा यहां मिल सकता है? राजकुमार ने कहा, हां, वो सराय के बाहर जंगल में मौजूद है। मैंने आते हुए देखा है, क्योंकि यह आम जंगली पौधा है और दुनिया में हर जगह पाया जाता है। आमिर ने कहा। उसी पल वही कर्मचारी दोबारा उनके पास से गुजरा तो राजकुमार ने उसे रोक लिया। सुनो, जाकर अपनी मालकिन से कहो कि हमारे पास उसकी बीमारी का इलाज मौजूद है। राजकुमार ने कहा तो कर्मचारी बहुत चौंक गया। क्या सच में?
क्या आप जानते हैं कि सुजाकू पौधा कौन सा होता है? कर्मचारी ने बहुत हैरानी से कहा। हां, राजकुमार ने कहा, मैं अभी जाकर मालकिन से कहता हूं। कर्मचारी ने खुशी से कहा और दौड़ता हुआ सराय के पीछे मालकिन के घर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। आ जाइए, मालकिन आपसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। कर्मचारी ने कहा तो राजकुमार अरकली और आमिर दोनों उस कर्मचारी के साथ मालकिन के घर आ गए। वो एक मध्यम उम्र की मोटी सी औरत थी और उसकी नाक से वाकई लगातार पानी बह रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और आंखें फटी हुई थी। उसका रंग पीला पड़ रहा था। क्या तुम वाकई मेरा इलाज कर सकते हो? उस औरत ने बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर कहा। हां, लेकिन तुम्हें उसका इनाम हमें देना होगा। राजकुमार ने कहा, तुम जो मुझसे मांगोगे मैं वो दूंगी। बस मुझे इस भयानक और कष्ट भरी बीमारी से छुटकारा दिला दो। सराय की मालकिन ने कहा, अपने कर्मचारी से कहो कि जाकर काला बिच्छू पकड़ लाए। राजकुमार ने कहा, वो मैंने पहले ही पकड़वा कर अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन असली समस्या सुजाकू पत्तों की है। सराय की मालकिन ने कहा, आमिर, तुम जाकर सुजाकू ले आओ। राजकुमार ने आमिर से कहा तो आमिर सिर हिलाता हुआ उठा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में नागिन का पौधा था। ये क्या है? ये तो नागिन का पौधा है, जबकि इलाज तो सुजाकू पौधे से होना है। सराय की मालकिन ने हैरानी से कहा, यहां इसे नागिन पौधा कहा जाता है, जबकि परियों के देश में इसका नाम सुजाकू है। राजकुमार ने कहा तो मालकिन हैरान रह गई। ओह, ये पौधा तो यहां हर जगह मिलता है। मैं बेकार में कष्ट में रही। सराय की मालकिन ने कहा, और फिर उसके आदेश पर उसका कर्मचारी एक बड़ा सा शीशे का गिलास ले आया, जिसमें 4-5 काले रंग के बिच्छू मौजूद थे। आमिर ने एक प्याला मंगवाया और फिर नागिन पौधे के पत्तों का रस उस प्याले में निकाला। उसके बाद उसने चिमटी की मदद से गिलास में से एक काले रंग के बिच्छू को बाहर निकाला और उसका डंक अलग करके उसने बिच्छू को मार दिया और उसका डंक उस रस में डाल दिया। पहले रस का रंग गहरा हरा था, लेकिन जैसे ही काले बिच्छू का डंक उस रस में पड़ा, रस का रंग गहरा काला हो गया। फिर आमिर ने सराय की मालकिन का मुंह खोलकर ये रस उसके गले में डाल दिया। जैसे ही रस उसके गले से नीचे उतरा, उसकी नाक से बहने वाला पानी अचानक बंद हो गया और सराय की मालकिन की कमजोरी भी दूर हो गई। अब वो हर तरह से स्वस्थ नजर आ रही थी। सराय की मालकिन बहुत खुश हो गई। अब तुम बोलो, क्या मांगते हो? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगी। मालकिन ने बहुत खुशी से कहा, मुझे वो कागज दे दो जिसमें अनजान द्वीप का पता लिखा हुआ है। राजकुमार ने कहा तो सराय की मालकिन अचानक उछल पड़ी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे। ओह, ये तुमने क्या मांग लिया है? ये तो मेरा खानदानी कागज है। सराय की मालकिन ने कहा, तुमने वादा किया है, और अगर तुमने वादा पूरा न किया तो फिर तुम दोबारा इसी बीमारी में पड़ जाओगी और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं दोबारा उस बीमारी में नहीं पड़ना चाहती। मैं तुम्हें ला देती हूं कागज। सराय की मालकिन ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक बहुत पुराना कागज मौजूद था। उसने वो कागज राजकुमार को दे दिया और राजकुमार उसका धन्यवाद करके आमिर के साथ उस घर से निकलकर वापस अपने कमरे में आ गया। अब आप उस अनजान द्वीप पर जाएंगे, राजकुमार जी, आमिर ने कहा। हां, जाहिर है, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? राजकुमार ने चौंक कर पूछा। दरअसल मेरा मन चाहता है कि मैं आपके साथ जाऊं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता, आमिर ने जवाब दिया। तुमने इस कागज को पाने में जो मदद की है वही बहुत है। तुम चिंता न करो, बस मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, राजकुमार ने कहा और फिर उसने कागज को खोला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ पता चला, राजकुमार जी? आमिर ने पूछा। हां, और अब मैं निकलता हूं।
तुम ऐसा करो कि कमरे से बाहर चले जाओ, ताकि मैं माला की मदद से यहां से चला जाऊं। तुम सुबह वापस चले जाना, राजकुमार ने कहा, और आमिर उसे प्रणाम करके और विदा लेकर कमरे से बाहर चला गया। तो राजकुमार ने मन ही मन माला से कहा कि वो उसे कागज में बताए गए अनजान द्वीप पर पहुंचा दे। इसके साथ ही उसने कागज में लिखी द्वीप की स्थिति भी बता दी। उसके शरीर को एक झटका सा लगा और फिर वो स्थिर हो गया। उसने आंखें बंद कर ली थी। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी खुली जगह पर आ गया हो। उसने आंखें खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो वाकई एक द्वीप पर मौजूद है। द्वीप के हर पेड़, हर झाड़ी और जमीन का रंग सुनहरा था। ऐसा लगता था जैसे वो द्वीप सोने का बना हुआ हो। राजकुमार काफी देर तक उस सुंदर और अनोखे द्वीप को देखता रहा। फिर वो आगे बढ़ा और उसने सुनहरे पानी का झरना ढूंढना शुरू कर दिया, और फिर ढूंढते ढूंढते वो उस झरने तक पहुंच ही गया। झरने का पानी वाकई सोने के रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सोने को पिघला दिया हो। राजकुमार ने हाथों में पानी भरा और फिर उसे पी लिया। पानी बहुत स्वादिष्ट था। उसने 2-3 घूंट पी लिए और फिर वो उठ खड़ा हुआ। अब उसने पहाड़ की चोटी पर जाना था। उसने सावधानी के तौर पर अपने कपड़ों की जेब में आग जलाने वाली सलाई तो रखी हुई थी, लेकिन जाहिर है मछली भूनने के लिए लकड़ी की भी जरूरत पड़नी थी, और ये लकड़ी तो वहां पहाड़ की चोटी पर कहाँ मिल सकती थी। इसलिए उसने 2-3 सूखी लकड़ियां तोड़ी और उन्हें एक बेल की मदद से अपने शरीर के साथ बांध लिया। फिर उसने आंखें बंद कर ली और काले दानों वाली माला से कहा कि वो उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दे, जहां लाल मछली मिलती है। उसके शरीर को एक बार फिर हल्का सा एक झटका लगा और उसके साथ ही उसे ठंड सी महसूस होने लगी। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बहुत ऊंचाई पर पहाड़ की बर्फीली चोटी पर मौजूद है। उसे बादल भी बहुत नीचे नजर आ रहे थे। यहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हालांकि उसे हल्की हल्की ठंड लग रही थी, लेकिन ये ठंड उसे ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। वो समझ गया था कि ये उस सुनहरे पानी की वजह से है कि उसे यहां ज्यादा ठंड नहीं लग रही, वरना यहां इस कदर ठंड होगी कि अगर उसने वो पानी न पिया होता तो उसका खून ही एक पल में जम जाता। अब उसने लाल मछली को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन लाल मछली उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मगर उसे पता था कि आखिरकार लाल मछली यहां मौजूद होगी। चुनांचे वो उसे लगातार ढूंढता रहा। आखिरकार वो उसे बर्फ की परत में नजर आ गई। ये छोटी सी मछली थी और उसका रंग गहरा लाल था। राजकुमार ने उसे पकड़ा और उसे साफ किया, और फिर उसने अपने शरीर से बंधी हुई लकड़ियां उतारी। उन्हें बर्फ पर ही रखकर उसने सलाई से आग जलाई। लकड़ियां बहुत सूखी थी, इसलिए उनमें तुरंत ही आग लग गई। राजकुमार ने मछली को उस आग पर भूनना शुरू किया। जब मछली भून गई तो उसने उसे खाना शुरू कर दिया। मछली बहुत स्वादिष्ट थी। मछली खाकर वो उठा और फिर उसने कदम बढ़ा ही थे कि उसका शरीर किसी पक्षी की तरह हवा में उठता चला गया। वो उड़ रहा था। उसकी रफ्तार पल पल तेज होती जा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि तेज रफ्तार की वजह से उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर देख लेता था। उसने देखा कि वो पहाड़ियों से नीचे आ गया है और अब उसे नीचे पहाड़ नजर आने लगे थे। उसका शरीर बहुत तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आखिरकार पहाड़ों के बीच एक घाटी में उतरता चला गया। इस घाटी के चारों तरफ बहुत ऊंचे और बिल्कुल सीधे पहाड़ थे। घाटी में एक सुंदर बाग मौजूद था। राजकुमार समझ गया कि यह संकट का बाग है, जहां वो निश्चिंत था कि चूंकि उसने लाल मछली खाई हुई है, इसलिए संकट के बाग की बलाएं और मुसीबतें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। संकट के बाग में पहुंचकर उसने पीले रंग के फूल की तलाश शुरू कर दी, और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार वो उसे ढूंढने में सफल हो गया। उसने फूल तोड़ा और उसकी पत्तियां चबाकर खा गया। फूल की पत्तियां खाते ही उसे पहाड़ के अंदर एक तंग रास्ता नजर आने लगा।
वो उस रास्ते की तरफ बढ़ा और फिर जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी। बहुत भयानक आग। अब राजकुमार परेशान हो गया क्योंकि उसे ये नहीं बताया गया था कि वो आग में कैसे प्रवेश करेगा। काफी देर बाद उसे ख्याल आया कि शायद पीले फूल की पत्तियां खाने की वजह से ये आग उस पर असर नहीं करेगी। उसने डरते डरते आग में हाथ डाला तो वाकई आग का उस पर कोई असर न हुआ। तो उसका हौसला बढ़ गया और फिर वो आगे बढ़ा और आग में दाखिल हो गया। अब वो आग में इस तरह चल रहा था जैसे आग की बजाय हवा हो। उसके कपड़े और शरीर उस आग में सुरक्षित थे। वो चैन से आगे बढ़ता चला जा रहा था कि दूर से उसे आग के अंदर ही एक मंदिर जैसा स्थान नजर आया। वो जब इस स्थान के पास पहुंचा तो उसमें से एक लाल रंग का बौना बाहर आ गया। ये आग का बौना था। अरे तुम इंसान, और यहां तुम पर आग ने असर नहीं किया और तुम यहां कैसे पहुंच गए? आग के बौने ने बहुत हैरानी से कहा, मैंने संकट के बाग के पीले रंग के फूल की पत्तियां खाई हैं, इसलिए आग ने मुझ पर असर नहीं किया। राजकुमार ने उसे बताया, लेकिन संकट के बाग की बलाओं और मुसीबतों ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया और तुम उस बाग में दाखिल कैसे हो गए? वहां तो कोई इंसान नहीं जा सकता। बौने ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा, इसलिए कि मैंने बर्फ वाले पहाड़ में पाई जाने वाली लाल मछली खाई हुई है, इसलिए मैं उड़ता हुआ संकट के बाग में पहुंच गया और लाल मछली की वजह से वहां की बलाओं और मुसीबतों का मुझ पर कोई हमला नहीं हो सका। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस पहाड़ पर तो कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, वहां तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। बौने ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा, इसलिए कि मैंने सुनहरा पानी पिया हुआ था। राजकुमार ने जवाब दिया, लेकिन सुनहरे पानी का द्वीप किसी को पता नहीं, तुम वहां कैसे पहुंच गए? बौने ने कहा, ईरान देश की सीमा पर स्थित गोरचानी सराय की मालकिन की बीमारी मैंने ठीक कर दी थी। उसके पास एक कागज था जिसमें उस द्वीप का पता लिखा था। राजकुमार ने जवाब दिया, बहुत खूब, तुम तो वाकई हैरान कर देने वाले आदमी हो। अब यहां क्यों आए हो और क्या चाहते हो? बौने ने कहा, रामा जादूगर के खिलाफ तुम मेरी मदद करो। वो जालिम और निर्दयी जादूगर है और इंसानों को जिंदा जला देता है। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद कर सकता हूं कि तुम मुझे ऐसा पानी ला दो जो आग में भाप बनकर न उड़े और न ही उससे आग बुझ सके। बौने ने कहा, लेकिन ऐसा पानी कहां मिलेगा? राजकुमार ने हैरान होकर कहा, इस आग में तुम आगे बढ़ते जाओ। जब यह आग खत्म होगी तो एक बड़ा मैदान आएगा। उस मैदान में बहुत ही डरावने भेड़िए लाखों की संख्या में रहते हैं। जहां उन भेड़ियों का मुखिया एक काले रंग का भेड़िए है, जबकि बाकी भेड़िए भूरे रंग के हैं। अगर तुम मुखिया भेड़िए को मार डालो तो उस भेड़िए की दाई आंख निकाल लेना और फिर उसको हवा में उछाल देना। ये आंख हवा में उड़ती हुई आगे बढ़ेगी, तुम उसके पीछे पीछे जाना। ये जिस जगह जाकर जमीन पर गिरे, तुमने उस जगह को खोदना है। उस जगह तुम्हें पुराने जमाने की एक पानी की मशक मिलेगी। उस मशक में वो पानी मौजूद है। तुम ये पानी लेकर वापस मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आग के बौने ने कहा, लेकिन इतने डरावने भेड़ियों का मुकाबला मैं कैसे करूंगा? राजकुमार ने कहा, यह बात तुम्हारे अपने सोचने की है। मैं इस काम के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता इतना बता सकता हूं कि अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। जाओ, बौने ने कहा और मुड़कर वापस मंदिर में चला गया। राजकुमार मन ही मन बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसे ये शर्त हर हाल में पूरी करनी थी, इसलिए वो आगे बढ़ गया और फिर जब आग खत्म हुई तो वो एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया और इसके साथ ही उसने देखा कि एक खास सीमा के अंदर हर तरफ सैकड़ों हजारों भेड़िए मैदान में दौड़ रहे थे। ये इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर मौत का डर पैदा हो जाता था। राजकुमार उस सीमा के बाहर खड़ा सोचता रहा, लेकिन कोई रास्ता उसकी समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो जब जंगल में शिकार खेलता है तो रात को तंबू के चारों तरफ आग जलाई जाती है, क्योंकि भेड़िए आग से बहुत डरते हैं। चुनांचे उसने इधर उधर देखा और फिर उसे एक तरफ सूखी झाड़ियां नजर आई जिनके साथ हरी बेलें मौजूद थी। उसने अपनी तलवार निकाली और इन झाड़ियों को काटकर उसने एक ढेर सा बनाया और फिर आग जलाने वाली सलाई की मदद से उसने उस ढेर को आग लगा दी। उसके बाद उस जलते हुए ढेर को तलवार की नोक पर उठाकर वो भागता हुआ मैदान में दाखिल हो गया। आग को देखकर कोई भेड़िया उसके पास नहीं आया और वो भागता चला गया। अब उसे मुखिया भेड़िए की तलाश थी और फिर अचानक एक काला भेड़िया डरावने अंदाज में उस पर झपटा। वो आग से भी नहीं डर रहा था, लेकिन राजकुमार तलवार चलाने में निपुण था। उसने बिजली की तेजी से आग के ढेर को नीचे फेंका और तलवार का भरपूर वार किया तो उस काले रंग के डरावने भेड़िए की गर्दन कट गई। जैसे ही मुखिया भेड़िए की गर्दन कटी, मैदान में मौजूद तमाम भेड़िए दौड़कर उसकी नजरों से गायब हो गए। राजकुमार ने जल्दी से मरे हुए भेड़िए की दाई आंख तलवार से निकाली और फिर उसे हवा में उछाल दिया। आंख हवा में उड़ती हुई उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। राजकुमार भी तलवार उठाए उसके पीछे दौड़ने लगा। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद अचानक वो आंख एक झटके से जमीन पर जा गिरी और रुक गई। राजकुमार ने आंख हटाकर तलवार की मदद से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद उसे एक पुराने जमाने की मशक नजर आई जिसका मुंह बंद था। राजकुमार ने वो मशक उठाई और वापस मुड़ गया। फिर वो उस आग की सीमा पर पहुंचकर एक पल के लिए रुका और फिर आग में दाखिल हो गया। उसे दरअसल खतरा था कि काफी देर हो गई है, इसलिए आग कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जब आग ने उस पर कोई असर न किया तो वो चैन से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा उस मंदिर के सामने पहुंच गया। उसी पल आग का बौना बाहर आ गया और जब उसने राजकुमार के हाथ में वो मशक देखी तो उसके चेहरे पर बहुत हैरानी के भाव आ गए। तुम ले आए हो मशक? हैरानी है, तुम तो वाकई कमाल के आदमी हो। किस तरह तुमने उन भेड़ियों का मुकाबला किया? बौने ने कहा तो राजकुमार ने उसे पूरी बात बता दी। बहुत खूब, वाकई तुम बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। ये मशक मुझे दो, मैं तुम्हें वो हीरा देता हूं जिसको तुम माथे पर बांध लेने के बाद रामा जादूगर का आसानी से मुकाबला कर सकोगे। बौने ने कहा तो राजकुमार ने मशक उसे दे दी। बौना मशक लेकर अंदर चला गया, जबकि राजकुमार वही बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बौना वापस आया तो उसके हाथ में एक पट्टी सी थी जिसके बीच में हीरा लगा हुआ था। ये लो, ये पट्टी तुम अपने माथे पर इस तरह बांध लो कि ये हीरा तुम्हारे माथे के बीच में रहे। इस तरह तुम रामा जादूगर का मुकाबला आसानी से कर सकोगे। बौने ने कहा तो राजकुमार अर्कली ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसने पट्टी लेकर अपने माथे पर बांध ली। और सुनो, तुम बहादुर और बुद्धिमान नौजवान हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि रामा जादूगर आसानी से नहीं मरेगा। वो बहुत ताकतवर जादूगर है। उसको मारने का एक ही तरीका है कि उसके हाथ में एक इंसान की हड्डी होगी। तुम रामा जादूगर से जब तक ये हड्डी उसकी मर्जी के साथ प्राप्त नहीं कर लोगे, उस समय तक तुम उसे नहीं मार सकते। और ये हड्डी उस समय वो तुम्हें दे सकता है जब वो चीन की राजकुमारी चांद चेहरा की बलि देने वाला हो। और ये हड्डी लेने का तरीका ये है कि जब राजकुमारी को बलि के लिए लाया जा रहा हो तो तुम अपनी तलवार की मदद से उस सिंहासन को जिस पर राजकुमारी बैठी हो जोर से मारना। जैसे ही सिंहासन पर वार होगा, उसे उठाए हुए लोग उसे नीचे रख देंगे और फिर वो उसे उठाने से मना कर देंगे। उस समय रामा जादूगर बहुत परेशान होगा। वो तुमसे वो तलवार मांगेगा जिससे तुमने सिंहासन पर वार किया होगा, क्योंकि उस तलवार के हत्थे की मदद से वो इस चोट को ठीक कर सकता है। लेकिन तलवार वो तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे नहीं ले सकेगा, क्योंकि तुम्हारे माथे पर ये हीरा मौजूद होगा। तुम उससे हड्डी मांग लेना।
वो तुम्हें हड्डी दे देगा और तुम उसे तलवार दे देना। फिर उस हड्डी को लेकर तुम उस जगह से तोड़ देना जहां से वो दो हिस्सों में बंटी होती है। जैसे ही हड्डी टूटेगी, राजकुमारी चांद चेहरा, जो रामा जादूगर के जादू की वजह से मूर्ति की तरह उस सिंहासन पर बैठी होगी, होश में आ जाएगी और उसके साथ ही रामा जादूगर के तमाम आदमी गायब हो जाएंगे और रामा जादूगर भी वहां से गायब होकर अपने महल में छुप जाएगा। तुम राजकुमारी को साथ लेकर उसके महल में चले जाना। वहां रामा जादूगर तुम्हें और राजकुमारी को एक कुएं में कैद कर देगा। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। अगर तुम और राजकुमारी किसी तरह उस कुएं से बाहर आ गए तो फिर रामा जादूगर तुम्हारा मुकाबला शारीरिक रूप से करने की बजाय उस महल से भाग जाएगा। लेकिन उस महल में एक कमरा ऐसा है जिसका दरवाजा शुद्ध सोने का बना हुआ है। उस दरवाजे को तुमने अपनी बुद्धिमानी से इस तरह खोलना है कि उसे तोड़ा न जा सके। उस कमरे के अंदर एक लाल रंग की गेंद पड़ी होगी। तुम ये गेंद उठाकर उसे बीच में से काट देना तो उस गेंद के अंदर एक छोटा सा पक्षी बंद होगा। जैसे ही गेंद कटेगी, पक्षी हवा में उड़ जाएगा। अगर ये पक्षी कमरे से निकल गया तो तुम और राजकुमारी दोनों मारे जाओगे। लेकिन अगर तुमने उस पक्षी को पकड़ लिया तो तुम उसकी गर्दन मरोड़ देना। जैसे ही उसकी गर्दन तुम मरोड़ोगे, रामा जादूगर तुम्हारे सामने आने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसका जादू तुम पर असर न कर सकेगा, इसलिए वो राजकुमारी पर अपना जादू करेगा और राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगी। लेकिन तुमने रामा जादूगर की पगड़ी में मौजूद हीरे को झपट लेना है। जब ये हीरा तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुमने उस हीरे को राजकुमारी की बाजू पर लगा देना है। तो राजकुमारी होश में आ जाएगी और रामा जादूगर बेहोश हो जाएगा। फिर तुम उसे मार सकोगे, वरना नहीं। और अगर तुमने इस दौरान मामूली सी लापरवाही भी की तो तुम भी मारे जाओगे और राजकुमारी भी। बौने ने कहा और इसके साथ ही वो अंदर चला गया। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि अब तक वो यही समझ रहा था कि सारे पड़ाव खत्म हो गए हैं। लेकिन अब बौने की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ था कि अभी तो बहुत से पड़ाव बाकी है। बहरहाल उसने अल्लाह का नाम लिया और आंखें बंद करके उसने काली माला से कहा कि उसे उस जगह पहुंचा दे जहां रामा जादूगर ने चीन की राजकुमारी की बलि देनी है। उसके शरीर को एक झटका लगा और फिर उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक इमारत के सामने खड़ा है। इमारत के बाहर आग का बहुत बड़ा ढेर जल रहा था। इमारत का दरवाजा बंद था। राजकुमार अभी वहां खड़ा उस इमारत को देख रहा था कि अचानक इमारत का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा बाहर आ गया। उसने शाही कपड़े पहने हुए थे, सिर पर पगड़ी थी जिस पर एक हीरा मौजूद था। उसकी बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर क्रूरता थी। वो राजकुमार को देखकर चौंक पड़ा। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर राजकुमार की तरफ फूका, लेकिन राजकुमार वैसे ही खड़ा रहा। कौन हो तुम और तुम पर मेरे जादू ने असर क्यों नहीं किया? उस बूढ़े ने हैरानी से कहा। तुम रामा जादूगर हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। हां, तुम मुझे कैसे जानते हो? रामा जादूगर ने कहा। मेरा नाम राजकुमार अर्कली है और मैं सासान देश का राजकुमार हूं। मुझे बड़े बड़े जादूगरों से मिलने का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहां आया हूं ताकि तुमसे मिल सकूं। और तुम किसी लड़की को आग में जलाना चाहते हो। मैं ये नजारा देखना चाहता हूं। जहां तक तुम्हारे जादू का मुझ पर असर न करने की बात है, तो इसकी वजह यह है कि मैं जादू के देवता का बहुत प्यारा हूं। इसलिए दुनिया का कोई जादू मुझ पर असर नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे किसी काम में रुकावट नहीं डालूंगा। राजकुमार ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुमने मेरे काम में रुकावट डाली तो फिर तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत दूंगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर हूं। रामा जादूगर ने कहा। जब मैंने कह दिया है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजकुमार ने जवाब दिया और बूढ़ा सिर हिलाता हुआ आग की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से कोई चीज निकालकर आग में फेंकी तो आग भड़क उठी।
फिर रामा जादूगर कुछ पढ़कर आग पर फूंकता रहा और फिर वो वापस उस इमारत में चला गया। उसके अंदर जाने के बाद इमारत का दरवाजा बंद हो गया। राजकुमार वही चैन से खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद इमारत का दरवाजा एक बार फिर खुला और रामा जादूगर बाहर आया तो उसके हाथ में एक हड्डी पकड़ी हुई थी, जिसका एक सिरा दो हिस्सों में बंटा था। वो आकर आग के पास रुक गया। उसका रुख इमारत की तरफ था। फिर उसने जोर से आवाज लगाई तो इमारत का बड़ा फाटक और खुल गया। राजकुमार ने देखा कि इमारत में से 5-6 आदमी, जिनका शरीर नंगा था, लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा सिंहासन उठाए बाहर आ रहे थे। सिंहासन पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। वो लकड़ी के सिंहासन पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए थे और वो मूर्ति बनी हुई बैठी थी। आ जाओ, आगे आ जाओ और मेरी बलि को आग में डाल दो, रामा जादूगर ने चीखते हुए कहा। अब राजकुमार अपने काम के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी तलवार का हत्था पकड़ लिया और फिर जैसे ही सिंहासन उसके पास से गुजरा, राजकुमार ने बिजली की तेजी से तलवार निकालकर सिंहासन पर मारी। जैसे ही तलवार की चोट लकड़ी पर लगी, लकड़ी का एक टुकड़ा कट गया। इसके साथ ही उन आदमियों ने सिंहासन को जमीन पर रख दिया और चुपचाप खड़े हो गए। क्या किया तुमने, मूर्ख नौजवान? ये क्या कर दिया तुमने? रामा जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन काफी देर मंत्र पढ़ने के बावजूद जब कुछ न हुआ तो रामा जादूगर परेशान हो गया। ये तलवार मुझे दे दो नौजवान, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, रामा जादूगर ने चीखते हुए राजकुमार से कहा। ले लो तलवार। मैंने तो सिर्फ ये देखने के लिए इस पर तलवार मारी थी कि देख सकूं कि यह कोई खास लकड़ी है या साधारण सी है, और अब मुझे पता चल गया है कि यह साधारण लकड़ी है। लेकिन यह तलवार तुम्हें उस समय मिल सकती है जब तुम अपने हाथ में पकड़ी हुई ये हड्डी मुझे दे दो। ये अनोखी हड्डी है, मैं इसे अच्छी तरह देखना चाहता हूं। वैसे चिंता मत करो, मैं इस हड्डी को देखकर वापस कर दूंगा, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे लिए हैरान कर देने वाले साबित हो रहे हो, लेकिन ये हड्डी तुम्हें नहीं मिल सकती, रामा जादूगर ने कहा। तो फिर ये तलवार भी तुम्हें नहीं मिल सकती, राजकुमार ने भी साफ जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुम इस हड्डी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे, रामा जादूगर ने कहा। मुझे क्या जरूरत है इस हड्डी को नुकसान पहुंचाने की? हड्डी ही है, बस अजीब सी है, इसलिए मैं इसे देखना चाहता हूं, राजकुमार ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रामा जादूगर ने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। उसके जवाब में राजकुमार ने भी अपनी तलवार उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर रामा जादूगर ने उससे तलवार ले ली और राजकुमार ने उससे हड्डी ले ली। फिर इससे पहले कि रामा जादूगर संभलता, राजकुमार ने बिजली की तेजी से हड्डी को उस जगह से एक झटके से तोड़ दिया जहां से वो 2 हिस्सों में बंट रही थी। जैसे ही हड्डी टूटी, एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया। कुछ पलों बाद धुआं हटा तो राजकुमार ने देखा कि अब वहां वो सिंहासन पड़ा हुआ था, लेकिन नहीं रामा जादूगर वहां था और नहीं वो आदमी जो उस सिंहासन को उठाए हुए थे। अलबत्ता राजकुमारी चांद चेहरा होश में आ गई थी। वो हैरानी से इधर उधर देख रही थी। फिर उसकी नजरें राजकुमार पर टिक गई। आप इस मौत के सिंहासन से नीचे आ जाइए, राजकुमारी साहिबा, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राजकुमारी सिंहासन से नीचे उतर आई। ये सब क्या है? मैं कहां हूं? ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? राजकुमारी ने हैरानी से कहा। तो राजकुमार ने अपने बारे में बताने के साथ साथ उसके साथ हुई सारी घटनाओं की जानकारी दे दी। ओह, फिर तो तुम मेरे रक्षक हो। मैं तुम्हारी आभारी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, राजकुमारी ने बहुत एहसान मानते हुए कहा। अभी कुछ पड़ाव बाकी है, राजकुमारी साहिबा। जब तक ये रामा जादूगर जिंदा है, आपकी जान खतरे में है, इसलिए अब आपको मेरा साथ देना होगा।
जब तक ये रामा जादूगर मारा नहीं जाएगा, हम चैन से वापस नहीं जा सकते। राजकुमार ने कहा, ओह, मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। आखिर तुम ये सब कुछ मेरे लिए ही कर रहे हो, और मैं भी चाहती हूं कि इस निर्दयी जादूगर का अंत हो जाए, ताकि आगे के लिए मुझे शांति मिल जाए और आगे कोई और राजकुमारी भी इस जालिम जादूगर की बलि न चढ़ सके। राजकुमारी चांद चेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बारे में क्या मतलब? राजकुमारी ने हैरान होते हुए कहा। वो शायद राजकुमार की बात न समझ सकी थी। रामा जादूगर की तरफ से बेफिक्र हो जाने के बाद क्या मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएंगी या नहीं? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राजकुमारी अचानक हंस पड़ी। तुम्हारे बारे में तो मुझे पहले ही भरोसा है, तुम तो मेरे रक्षक हो। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ रक्षक क्या? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा तो राजकुमारी उसकी बात का मतलब समझकर अचानक शर्मा गई। तुम रक्षक से भी बढ़कर हो, राजकुमारी ने कहा तो राजकुमार अचानक हंस दिया। फिर वो राजकुमारी को लेकर दूर से नजर आने वाले महल की तरफ चल पड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं? और ये रामा जादूगर कैसे मरेगा? क्या तुम्हें जादू आता है? राजकुमारी ने कहा तो राजकुमार ने उसे शुरू से लेकर अब तक की पूरी बात बता दी और ये भी बता दिया कि आगे उन्होंने क्या करना है। राजकुमारी ये सुनकर बहुत हैरान हुई। अब तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो राजकुमार। तुम्हारा सम्मान मेरे दिल में बढ़ गया है। जो कुछ तुमने किया है कोई किसी के लिए करता है? राजकुमारी ने कहा तो राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और फिर वो दोनों महल के दरवाजे पर पहुंच गए। महल का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुए ही थे कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रहे हों। उन दोनों के गले से अचानक चीखें निकल गई, लेकिन दूसरे पल उन दोनों ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो कुएं में गिरने की बजाय इस तरह खड़े हो गए थे जैसे वो सीधिया उतरकर नीचे पहुंचे हों। कुआं बहुत गहरा था और उसका ऊपरी हिस्सा बहुत दूर नजर आ रहा था। अब हम इस कुएं से कैसे निकलेंगे राजकुमार? राजकुमारी ने परेशान होते हुए कहा। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, राजकुमार ने कहा, और इसके साथ ही उसे काले दानों वाली माला का ख्याल आ गया। मेरा हाथ पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। जब तक मैं न कहूं, आंखें न खोलना, राजकुमार ने कहा तो राजकुमारी ने शर्माते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया और फिर आंखें बंद कर ली। अब अगर ये हाथ पकड़ लिया है तो अब न छोड़ना, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा तो राजकुमारी के चेहरे पर अचानक शर्म के भाव आ गए, लेकिन उसने मुंह से कोई जवाब न दिया। राजकुमार ने आंखें बंद की और माला को कहा कि वो उनको कुएं से बाहर पहुंचा दे। इसके साथ ही उसके शरीर को झटका सा लगा और फिर उसका शरीर स्थिर हो गया। राजकुमार ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो राजकुमारी समेत कुएं से बाहर मौजूद था। राजकुमार ने राजकुमारी को आंखें खोलने के लिए कहा। हैरानी की बात है, हम इतनी जल्दी कुएं से बाहर कैसे आ गए? राजकुमारी ने हैरान होते हुए कहा और साथ ही उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया। जब कोई राजकुमारी किसी राजकुमार का खुद ही हाथ पकड़ ले तो फिर कुआं उन्हें नहीं रोक सकता। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत हंसमुख हो राजकुमार, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सारे सासान के लोग मुझे खुशमिजाज राजकुमार कहते हैं, राजकुमार ने कहा और राजकुमारी हंस पड़ी। तुम हो ही खुशमिजाज। बहरहाल अब हमने क्या करना है? राजकुमारी ने कहा। अब हमने महल में उस कमरे को ढूंढना है जिसका दरवाजा सोने का बना हुआ है, राजकुमार ने कहा और राजकुमारी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दोनों महल में घूमते रहे। कुछ देर बाद वो इस कमरे के सामने पहुंच गए जिसका दरवाजा सोने का था और ऐसा लग रहा था जैसे सोने की पूरी चादर से बना हुआ हो, क्योंकि उस दरवाजे में कोई जोड़ न था और न कोई छेद। अब ये खुलेगा कैसे? राजकुमारी ने हैरानी से कहा। सोना औरतों की पसंदीदा चीज है, इसलिए तुम ऐसा करो कि इस पर हाथ रख दो, मैं इसे खोलता हूं।
राजकुमार ने मजाक करते हुए कहा। लेकिन दूसरे पल वो ये देखकर खुद भी हैरानी से उछल पड़ा कि राजकुमारी ने जैसे ही सोने के दरवाजे पर अपना हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। वाह, इसे कहते हैं सच्ची भावना, राजकुमार ने कहा, और फिर वो कमरे में दाखिल हो गया। राजकुमारी भी उसके पीछे अंदर आ गई। इसका दरवाजा बंद कर दो, राजकुमार ने कहा तो राजकुमारी ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के बीच में एक लाल रंग की गेंद पड़ी हुई थी। राजकुमार ने गेंद उठा ली। तुम्हारे पास खंजर होगा, वो मुझे दे दो। मेरी तलवार तो रामा जादूगर के पास रह गई है, राजकुमार ने कहा तो राजकुमारी ने अपने कपड़ों में मौजूद एक छोटा सा खंजर निकालकर राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने खंजर की मदद से उस गेंद को बीच से काटा तो एक हरे रंग का छोटा सा पक्षी निकलकर हवा में उड़ा। उसका रुख राजकुमारी की तरफ था, लेकिन उसी पल राजकुमारी ने झपट्टा मारा और पक्षी उसके हाथ में आ गया। वाह, ये हुई न बात, राजकुमार ने खुश होकर कहा, और इसके साथ ही उसने राजकुमारी के हाथ से पक्षी लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। उसी पल चीखता चिल्लाता रामा जादूगर वहां आ गया। उसने राजकुमारी की तरफ हाथ झटका तो राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल गई, लेकिन राजकुमार ने उस पर झपट्टा मारा और दूसरे पल वो उस जादूगर की पगड़ी में मौजूद हीरा झपट चुका था। ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, रामा जादूगर चीखता हुआ राजकुमार पर झपटा, लेकिन राजकुमार ने बिजली की तेजी से हीरा राजकुमारी के बाजू से लगा दिया। इसके साथ ही एक धमाका हुआ और राजकुमारी अपनी असली हालत में आ गई। जबकि रामा जादूगर बेहोश होकर गिरा तो राजकुमार ने हाथ में पकड़ा हुआ राजकुमारी का खंजर बहुत तेज रफ्तार से फर्श पर बेहोश पड़े हुए रामा जादूगर के सीने में उतार दिया। इसके साथ ही एक डरावना धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा छा गया। इसके साथ ही रामा जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम रामा जादूगर था, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर था, लेकिन सासान के राजकुमार अर्कली ने आखिरकार मुझे मार डाला। जब रोती हुई आवाज बंद हुई और धुआं हटा तो राजकुमार ने देखा कि वो राजकुमारी के साथ एक वीरान मैदान में खड़ा था। वो महल से गायब हो चुका था, जबकि रामा जादूगर की जली हुई लाश वहां मौजूद थी। आंखें बंद कर लो राजकुमारी, राजकुमार ने जल्दी से राजकुमारी का हाथ पकड़ते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने खुद भी आंखें बंद कर ली और फिर कालीमाला से कहा कि वो उन दोनों को चीन देश के शाही महल के सामने पहुंचा दे। उसके शरीर को एक हल्का सा झटका लगा और फिर उसका शरीर स्थिर हो गया तो राजकुमार ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो राजकुमारी समेत चीन के शाही महल के पास मौजूद है। उसने राजकुमारी को आंखें खोलने के लिए कहा तो राजकुमारी ने भी आंखें खोल दी और वो ये देखकर खुशी से उछल पड़ी कि वो अपने देश के शाही महल के सामने मौजूद है। फिर चीन के राजा को भी राजकुमार और राजकुमारी की कुशलता से वापसी का पता चल गया और उसने उन दोनों का स्वागत किया। उसे जब सारे हालात का पता चला तो वो भी राजकुमार की बहादुरी, हौसले और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। राजकुमार को चूंकि राजकुमारी पसंद आ गई थी, इसलिए उसकी इच्छा पर राजा ने उन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया और फिर उन दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो गई और पूरे देश में 7 दिन तक जश्न मनाया जाता रहा। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने देश रवाना हो गया। वो दोनों शाही रथ में सवार थे और राजा के सिपाहियों की एक टोली उनके साथ थी। राजकुमारी, मैं तुम्हें एक खतरे से सावधान करना चाहता हूं, राजकुमार ने पास बैठी हुई राजकुमारी से कहा। कैसा खतरा? राजकुमारी ने चौंक कर थोड़ी परेशानी के साथ कहा। मेरे तीनों बड़े भाई बिल्कुल मेरे हमशक्ल हैं, इसलिए ऐसा न हो कि तुम मेरी बजाय उन्हें अपना पति समझ लो, राजकुमार ने कहा तो राजकुमारी अचानक हंस पड़ी। ये कैसे हो सकता है? तुम और तुम्हारे भाई चाहे कितने ही एक जैसे क्यों न हो, मैं भला अपने पति को कैसे भूल सकती हूं? दिल को दिल से रास्ता होता है, राजकुमारी ने जवाब दिया तो राजकुमार अचानक हंस पड़ा।
बहरहाल फिर भी मैंने इस हीरे वाली पट्टी को हमेशा अपने माथे पर बांधे रखने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी परीक्षा में नहीं डालना चाहता, राजकुमार ने कहा। और राजकुमारी अचानक हंस पड़ी। फिर लंबी यात्रा तय करके वो दोनों सासान देश पहुंच गए। जब यहां सासान के राजा और राजकुमार के भाइयों को राजकुमार की शादी और उसकी वापसी का पता चला तो वो सब बहुत खुश हुए और उन्होंने उन दोनों को बधाई दी। फिर यहां भी 7 दिन तक उनकी शादी का जश्न मनाया जाता रहा। व्यापारी का बेटा आमिर भी उनसे मिला और उसने भी दोनों को बधाई दी और फिर वो दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।